हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको एड्स के नाश में सहायक स्वमूत्र चिकित्सा से कैसे करें। एलोपैथी सिस्टम और बाकी पद्धतियों में अभी तक एड्स का स्थायी हल नहीं निकला है, कोई स्थायी इलाज नहीं निकला है। तो यहाँ पर एक मैं स्वमूत्र चिकित्सा पद्धति से एड्स का नाश कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। मेरी धारणा है कि स्वमूत्र चिकित्सा का उचित विधि विधान से पालन करने पर शरीर के अंदर के दोष और विकार नष्ट होते हैं और जिससे शरीर में व्याप्त विषाक्त प्रभाव नष्ट होता है और शरीर अपनी प्राकृतिक स्वस्थ अवस्था को उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव और परिणाम यह भी हो सकता है कि एड्स रोग के रोगी के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है और वह इसी कारण से स्वस्थ नहीं हो पाता, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर से बढ़ने लगे और एड्स के विषाणुओं को नष्ट कर सकें। तो एड्स रोग का नाम वैसा ही भयानक लग रहा है जैसे कुछ वर्ष पहले कैंसर का और कुछ दशक पूर्व टीबी का नाम लगता था कि रोग का नाम सुनते ही रोगी अधमरा हो जाए। यह मनुष्य जाति का दुर्भाग्य ही है या उसके कुकर्मों का परिणाम है कि एड्स रोग विश्व में फैलता ही जा रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले तक हमारा देश भारत इस रोग से अछूता था, पर अब हमारे देश में भी एड्स के रोगी न सिर्फ पाए जाने लगे हैं बल्कि इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि वैज्ञानिक और चिकित्सा शास्त्री इस रोग का सटीक इलाज ढूंढने में दिन रात जुटे हुए हैं और अभी तक भी कोई सटिया इलाज खोज नहीं पाए हैं और यह रोग अभी भी ला इलाज बना हुआ है। इस रोग का सबसे भयानक, घातक और निराशाजनक पहलू यह है कि इस रोग के कीटाणु रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर डालते हैं, जिससे शरीर किसी भी रोग के आक्रमण से अपना बचाव नहीं कर पाते। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना ही एड्स रोग कहलाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार होती है शरीर में मौजूद श्वेत कोशिका, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स की समान या संख्या। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला टी कोशिका जो थाइमस से जन्म लेती है और दूसरा बी कोशिका जिसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। टी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो टी हेल्पर कोशिका जिसको टीएच कहते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती है, और दूसरी टी संप्रेषक कोशिका टीएस, जो इस क्षमता को आवश्यकता से अधिक होने से रोकती है। सामान्य अवस्था में टीएच और टीएस का अनुपात इतना रहता है कि टीएच प्रभावी बनी रहती है, अर्थात शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। अब यदि बी कोशिका में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए तो उपयुक्त अनुपात संतुलित नहीं रह पाता और टीएस कोशिकाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर
जरूरत से बहुत कम हो जाता है, जिससे रोगी के शरीर जिस रोग से ग्रस्त होता है उस रोग से मुक्त नहीं हो पाता। इस स्थिति को एड्स रोग होना कहते हैं। कई सर्वेक्षणों और विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि यह रोग उन्मुक्त यौन संबंधों, विशेषकर समलैंगिक यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है। एड्स रोग क्यों होता है, इस पर अखबारों और पत्रिकाओं में खूब चर्चा हो चुकी है। अतः यह बताना जरूरी नहीं रहा कि एड्स रोग क्यों होता है, लेकिन इतना इशारा करना जरूरी समझता हूँ कि अनुचित यौन संबंध करने, अप्राकृतिक ढंग से यौन क्रीड़ा करने, पर स्त्री या वेश्या से पुरुष का और पर पुरुष से स्त्री का यौन संबंध होने से इस रोग के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होने की संभावना रहती है। बशर्ते दोनों में से कोई एक एड्स का रोगी हो, तो ऐसे कुकर्मों से बचे रहना चाहिए। शल्य चिकित्सा के दौरान या रक्त अल्पता के रोगी को खून देते वक्त खून की जांच करा लेना बहुत जरूरी हो गया है। इंजेक्शन लगाने वाली सुई भी साफ हो, उबाल कर शुद्ध कर ली गई हो, यह अति आवश्यक है। इन्हीं कारणों से एड्स के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। यह देखा गया है कि एड्स के कीटाणु से ग्रस्त होने पर तत्काल एड्स रोग नहीं होता। इस रोग के लक्षण प्रकट होने में समय लगता है और कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। जब तक लक्षण प्रकट नहीं होते तब तक व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है। जब एड्स के लक्षण प्रकट होते हैं तो निम्नलिखित जो बता रहा हूँ वो लक्षण प्रकट होते हैं, जो किसी भी दवा और इलाज से दूर नहीं होते। एड्स रोग के प्रमुख लक्षण हैं, पहला है निरंतर बुखार रहना, दूसरा है लगातार पतले दस्त लगना, तीसरा है लगातार खांसी चलना, चौथा है शरीर की सभी लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, पांचवा है मुंह में छाले और सफ़ेद चकत्ते या धब्बे होना, छठवां है शरीर में खुजली व जलन होना, सातवां है हर्पीज जोस्टर नामक रोग होना, आठवां है हर्पीज सिम्प्लेक्स नामक रोग बढ़ जाना। रोगी में इनमें से कोई से भी दो लक्षणों का प्रकट होना यह सूचित करता है कि एड्स रोग होने की संभावना बन रही है। ऐसी सूरत में तुरंत जांच कराना चाहिए। यदि एड्स रोग पाया जाए तो तुरंत स्वमूत्र चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। मैंने एक रोगी की चिकित्सा उसकी रिपोर्ट देखने के बाद शुरू की थी। चिकित्सा 10 माह चली और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें एड्स के कीटाणु नहीं पाए गए हैं। मुझे स्वमूत्र चिकित्सा की सफलता पर कितना हर्ष और संतोष है यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यह हर्ष और संतोष ही मेरी फीस है, मेरी आमदनी है। बाकी तो मैं यह कार्य निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ही करता हूँ। मुझे खेद है कि चूँकि रोगी बदनामी के भय से अपना परिचय गुप्त रखना चाहता है, इसलिए मैं रोगी का नाम पता नहीं बता पा रहा हूँ। आप विश्वास करें या ना करें यह आपकी मर्जी पर निर्भर है। मुझे कुछ चाहिए नहीं जो मैं अपने कथन को प्रमाणित करने की फिक्र करूं। तो स्वमूत्र चिकित्सा विधि इस प्रकार है। स्वमूत्र चिकित्सा विधि तो वही है जो पिछली और कई प्रॉब्लम से मैं बताया है। सो एक बार और, रोगी प्रतिदिन कम से कम 4-5 लीटर किसी भी तरह से जरूर पिए। स्वमूत्र कम से कम 11 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन तक मूत्र उपवास अवश्य करें। उपवास के दिनों में विधि विधान के अनुसार सिर्फ स्वमूत्र पान करता रहें। सुबह शाम 7 दिन पुराने स्वमूत्र से शरीर की मालिश करें। पेट हमेशा साफ रखें। यदि कब्ज रहता हो तो सप्ताह में 1 या 2 बार स्वमूत्र का एनिमा लें। शरीर में कहीं भी घाव हो या रक्तस्राव हो
तो वहाँ स्वमूत्र से धोकर स्वमूत्र से भिगोई हुई पट्टी रखकर बांधें, इससे घाव भर जाएगा। स्वमूत्र चिकित्सा संबंधी सभी सावधानियां और खान पान के परहेज का पूरा पालन करता रहे। जो भी परिणाम हो आप मुझसे संपर्क कर बता सकते हैं। कि इसमें कहने का मतलब है जितनी मैंने पुरानी वीडियो में बताई है दूसरी और प्रॉब्लम्स में कि समुद्र में किस तरह का पान करना चाहिए, सभी बीमारियों में उसी तरीके से ही उसका सेवन किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और इस भयंकर रोग से छुटकारा पाएं। धन्यवाद।